हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग लेक्चर नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन। तो आज हम लोगों का क्वेश्चन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। रोग निवारण के स्तर मीन्स रोग निवारण के कितने स्तर होते हैं आज हम देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। देखिए, बीमारियों की इन्फेक्शन की स्थिति में रोग पर काबू पाने व नियंत्रण के लिए स्वास्थ्यकर्मी को निम्न स्तरों से गुजरना होता है। बीमारियों की इन्फेक्शन की स्थिति में मतलब संक्रमण की स्थिति में रोग पर काबू पाने के लिए मतलब डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज़ के प्रिवेंट करने के लिए हेल्थ टीम को जो है निम्न स्तरों से गुजरना पड़ता है। हमारा प्रारंभिक निवारण है, प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। स्वास्थ्य की वृद्धि, रोग प्रारंभ होने के पूर्व कार्रवाई शुरू करना। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारा क्या आ जाता है? स्वास्थ्य की वृद्धि, रोग प्रारंभ होने के पूर्व कार्रवाई शुरू करना। मतलब कि जब तक कि पेशेंट में रोग ना हो उससे पहले जो है कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए, प्रक्रिया शुरू कर देना चाहिए। वो हमारा होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। पेशेंट में डिजीज हो तब जाकर जो प्रिवेंट किया जाता है वो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आता है। रोग होने के पूर्व जो देखभाल की जाती है, जो केयर की जाती है, वो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। तो हम देखेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या आता है। फर्स्ट हमने देखा। सेकेंड हम देखेंगे पेशेंट को स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक परामर्श देना। पेशेंट को स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक परामर्श देना, हेल्थ एजुकेशन देना। स्वास्थ्य में सुधार किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए हेल्थ एजुकेशन प्रदान करना। हेल्थ एजुकेशन प्रदान करने का क्या मतलब हो सकता है? हेल्थ एजुकेशन में हम क्या क्या प्रदान कर सकते हैं? जैसे कि खाना खाने के पहले हैंड वॉश कीजिए, हमारे आसपास के जो भी एरिया, जो भी वातावरण है उसे स्वच्छ रखिए, साफ़ पानी पीजिए, अच्छा भोजन कीजिए। ये सब हम हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट को बताते हैं। तो रोग के पूर्व जो है पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रदान करना प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। पर्याप्त सुरक्षित आहार ग्रहण करना। पर्याप्त सुरक्षित आहार ग्रहण करना, स्वच्छ आहार ग्रहण करना, स्वच्छ वातावरण रखना, अगल बगल साफ़ सुथरा रखना। हम अपने इन्वायरमेंट को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना स्वच्छ रखेंगे, हमारा जो है हमारे अंदर जो है डिजीज़ होने की संभावना उतना ही कम होगी, हमारे अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना उतना ही कम होगी। इसके लिए जो है हमारे आसपास के एरिया को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है शुद्ध पेयजल या अन्य पेयजल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। शुद्ध पेयजल का सेवन करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब पर्सनल हाइजीन पर जो है पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में क्या आता है? हमारा खुद के बॉडी में जो केयर की जाती है वो हमारा पर्सनल हाइजीन में आ जाता है। जैसे नेल को छोटा रखना, हेयर को जो है साफ़ सुथरा बना कर रखना, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना फैला होना, ये सब जो हमारा पर्सनल हाइजीन में आ जाता है। रोज़ एक्सरसाइज करना। अगला है हमारा मल मूत्र कचरा आदि का सुरक्षित निस्तारण करना। मल मूत्र जो भी एक्सक्रिएटा होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसका जो सुरक्षित निस्तारण करना चाहिए। ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहाँ से कि व्यक्ति में जो है इन्फेक्शन ना फैल सके, ऐसे जगह पर उसे जमा करके रखना चाहिए। समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करना। हमारे अंदर यदि कोई डिजीज़ नहीं भी हो फिर भी जो है समय समय पर हमें अपने हेल्थ की जांच करवाते रहना चाहिए। इससे जो है व्यक्ति में जो है स्वस्थ होने की ज़्यादा संभावना होती है। समय समय पर अपनी मर्जी से चेकअप जो है करवाते रहना चाहिए। सशंकित की स्थिति में शीघ्र हॉस्पिटल जाकर जांच एवं उपचार कराना चाहिए। हॉस्पिटल जाकर जांच एवं उपचार कराना चाहिए सशंकित की स्थिति में। फर्स्ट हमने देखा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने जो सब देखा उसका मतलब ये है कि डिजीज़ के पूर्व जो भी प्रिवेंट किया जाता है, जैसे हमारे अगल बगल का वातावरण साफ रखना, शुद्ध पेयजल का पीना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना, वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सक्रिएटा को जो सुरक्षित निस्तारण करना, यहाँ अर्थात कि जो भी डिजीज़ के पहले जो भी प्रिवेंट किया जाता है वो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है हमारा? शीघ्र रोग निदान एवं उपचार में तत्परता करना। रोग नियंत्रण के लिए यह सर्वोत्तम कार्य है। इस पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आ जाएगा जब व्यक्ति को डिजीज हो जाता है तब प्रिवेंट करना जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। शीघ्र रोग निदान करना, जल्दी से जो है रोग निदान
एवं उपचार में तत्परता करना, रोग नियंत्रण के लिए यह सर्वोत्तम कार्य है। इस पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत ही जो है हेल्थ टीम को जो है कार्रवाई करनी चाहिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन हमारा डिजीज़ के बाद आता है। आगे हमारा टर्शियरी प्रिवेंशन, तृतीय निवारण। इसमें रोग को सीमित रखना अथवा नियंत्रित करना आता है। इसमें रोगी की क्षति एवं असमर्थता को कम से कम स्तर तक सीमित करने का प्रयास किया जाता है। टर्शियरी प्रिवेंशन के जो पेशेंट होते हैं उसे जो है सीमित रखना पड़ता है, उसे जो है अलग रखना पड़ता है, सबसे अलग। टर्शियरी प्रिवेंशन में हमारा सबसे गंभीर डिजीज़ वाला पेशेंट आता है, जिसे कि आइसोलेट करके रखा जाता है, अलग करके रखा जाता है, उसके बीमारी को जो कंट्रोल किया जाता है। ये हमारा आता है टर्शियरी प्रिवेंशन में, मतलब सबसे गंभीर डिजीज़ टर्शियरी प्रिवेंशन में आ जाता है। आगे हमारा रिहैबिलिटेशन में क्या आता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एवं भारत सरकार के अनुसार सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर जीविकोपार्जन लायक बनाना, ताकि उनके जीवन का संचालन सही ढंग से यथावत चलता रहे। पुनर्वास का सीधा सा मतलब होता है, यदि कोई व्यक्ति का जो है एक्सीडेंट हो रखा है और वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, उसका जो भी हाथ पैर है वो उसका बॉडी ठीक हो सकता है, तो उसमें जो है नर्स या फिर डॉक्टर को ये करना चाहिए कि उसे संपूर्ण तरीके से ठीक करना चाहिए, ताकि वो फिर से जो है अपना व्यावसायिक कार्य कर सके, अपना शैक्षणिक कार्य कर सके, सामाजिक कार्य कर सके। पुनर्वास का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को फिर से जीविकोपार्जन लायक बनाना, ये होता है रिहैबिलिटेशन। तो हमने आज देखा प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन, रिहैबिलिटेशन। आगे हम देखेंगे ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन क्या है, मतलब मुंह की सफाई क्या है, मुंह की सफाई का क्या उद्देश्य होता है। ये हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है हमारा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो आज हम देखेंगे ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन यह मुंह को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया है। ओरल हाइजीन में इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ओरल हाइजीन जो मुंह को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया, ओरल मतलब मुंह, हाइजीन का मतलब सफाई, मुंह की सफाई की एक प्रक्रिया है जो मुंह के अंदर जीवाणु वृद्धि, दुर्गंध एवं बुरे स्वाद से मुंह को मुक्त रखता है, मतलब मुंह को जो स्वस्थ रखता है ओरल हाइजीन। यह जो मुंह में जो है माउथ में जो है बैक्टीरिया की वृद्धि, मुंह से जो भी दुर्गंध आता है, गंदा वाला जो दुर्गंध आता है, ख़राब तरीके का जो टेस्ट आता है, इस ओरल हाइजीन के द्वारा इन सब चीज़ों से छुटकारा रखता है यह ओरल हाइजीन। मुख व्यक्ति के शरीर में रोगजनक सूक्ष्मजीवों के प्रवेश का एक मुख्य मार्ग होता है। सूक्ष्मजीवों के प्रवेश, मुख जो है ऐसा मतलब जगह होता है जहाँ से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्रवेश करता है और हमारे अंदर जो है इन्फेक्शन फैलाता है। तो जब तक हम मुख को स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक जो है कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हमारे अंदर होता रहेगा, क्योंकि मुख के द्वारा ही जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो है हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। यदि मुख की पर्याप्त स्वच्छता नहीं रखी जाए तो अंतर्ग्रहित खाद्य पदार्थ, इंजेस्टेड फूड एवं इंस्पायर्ड की बीमारी फैलाने वाले रोगाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं तथा व्यक्ति में बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। यदि हम जो है ओरल हाइजीन नहीं बना के रखेंगे, मुंह की स्वच्छता नहीं बना के रखेंगे, तो क्या होगा, हमारे इंजेस्टेड फूड, हम जो फूड खा रहे हैं और जो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसमें जितने उसके जो अंदर जितने भी बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं वो हमारे अंदर जाकर जो है बीमारी फैलाने का कार्य करेगा। तो ओरल हाइजीन जो है बीमारियों से छुटकारा रखने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे निम्न प्रकार के पेशेंट को मुंह की देखभाल की आवश्यकता होती है। मुंह की देखभाल की आवश्यकता किसको किसको होती है, तो हम देखेंगे असहाय पेशेंट को। असहाय पेशेंट का मतलब जो पेशेंट खुद से जो है ओरल हाइजीन नहीं रख सकता है, खुद से जो साफ़ सुथरा नहीं रह सकता है, ऐसे पेशेंट को जो ओरल हाइजीन की ज़रूरत होती है। ऐसे पेशेंट को मुंह के स्वच्छता की ज़रूरत होती है। अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट बेहोश होते हैं, ऐसे पेशेंट को जो है मुंह धुलाने की, मुंह को स्वच्छ रखने की आवश्यकता होती है। तेज़ बुखार से ग्रस्त पेशेंट, तेज़ बुखार वाले पेशेंट में देखेंगे कि उस पेशेंट को जो जल्दी कुछ अच्छा नहीं लगता है और मुंह का जो टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है, तो ऐसे पेशेंट को जो मुंह की स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। लकवाग्रस्त पेशेंट, पैरालाइज्ड पेशेंट, ऐसे पेशेंट में जो है वो यदि पैरालाइज्ड है तो वो हाथ से, क्या पता हाथ से काम नहीं कर पाता, तो उस पेशेंट में जो है ओरल हाइजीन रखने की ज़रूरत होती है। तीव्र रोग से ग्रस्त पेशेंट, काफ़ी गंभीर डिजीज़ से ग्रस्त पेशेंट जो कि खुद से केयर नहीं कर सकता है खुद का, तो ऐसे पेशेंट में ओरल हाइजीन की ज़रूरत होती है।
कुपोषित एवं निर्जलीकरण से ग्रस्त रोगी, जिस पेशेंट में मालन्यूट्रिशन है, कुपोषित है, निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेट पेशेंट है, जिसके बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन, जिसके बॉडी में डिहाइड्रेट बॉडी वाला पेशेंट जो है, उसमें जो ऑरल हाइजीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुपोषित और निर्जलीकरण वाले जो पेशेंट होते हैं वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को जो है ऑरल हाइजीन की ज़रूरत होती है। तो हमने देखा किस तरह के पेशेंट को जो है ऑरल हाइजीन की ज़रूरत होती है। असहाय पेशेंट, बेहोश पेशेंट, तेज रोग से ग्रस्त पेशेंट, लकवाग्रस्त पेशेंट, तीव्र रोग से ग्रस्त पेशेंट, और लास्ट था हमारा कुपोषित एवं निर्जलीकरण से ग्रस्त पेशेंट। आगे हम देखेंगे मुंह से सांस ले रहे पेशेंट। जो पेशेंट मुंह से सांस ले रहा हो, ऐसे पेशेंट को जो है ऑरल हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है। मुंह से कुछ भी नहीं खाना ले रहे पेशेंट, जो पेशेंट मुंह से खाना नहीं ले रहा होगा, तो ऐसे पेशेंट का जो है मुंह चलता नहीं होगा, तो उसका मुंह का जो साफ़ सफाई भी नहीं रहेगा, तो ऐसे पेशेंट में जो है ऑरल हाइजीन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे मुंह की सफाई करने का क्या उद्देश्य है, ऑरल हाइजीन के क्या पर्पस हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्यों करते हैं हम ऑरल हाइजीन। पेशेंट के दांतों, मसूड़ों, जीभ, होठ तथा मुखगुआ की श्लेष्मा को स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने के लिए ऑरल हाइजीन क्यों करते हैं। पेशेंट का जो भी टीथ होता है, जो भी गम्स होता है, टंग होता है, लिप्स होता है, ऑरल कैविटी में जो म्यूकोसा होता है, उसको स्वस्थ स्थिति में बनाए रखने के लिए, उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए। मुख, गुहा एवं संबंधित अंगों के इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए। मुंह से संबंधित हमारा जो भी ऑर्गन है, हमारा फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस हो गया, लैरिंग्स हो गया, इन सब को जो है इन्फेक्शन से मुक्त रखने के लिए ऑरल हाइजीन दिया जाता है। दांतों के बीच फंसे भोजन के कणों को हटाने के लिए, जब भी हम कुछ भोजन करते हैं, खाते हैं, तो हमारे दांत में जो कुछ अटक जाता है, तो उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए। पेशेंट के भूख को बढ़ाने के लिए, जब हम मुख को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, तो हमारे अंदर का जो भूख जो है बढ़ेगी। मुंह से बदबू आने को रोकने हेतु, हमारे मुंह से देखते होंगे कभी कभी बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। जब हम मुंह की सफाई नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है, तो उस बदबू को नहीं आने के लिए, दुर्गंध को नहीं आने के लिए जो है ऑरल हाइजीन दिया जाता है। पेशेंट को तरोताज़ा एवं सुहावना महसूस करवाने हेतु, जब हम लोग ऑरल हाइजीन करते हैं, मुंह को धोते हैं, मुंह को अंदर से लेकर बाहर तक साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हम बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है हम लोगों को। तो इसके लिए जो है ऑरल हाइजीन दिया जाता है। तो हमने देख लिया ऑरल हाइजीन के क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। आगे हम देखेंगे फॉलर्स पोजीशन। फॉलर्स पोजीशन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में जो है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। फॉलर्स पोजीशन देखिए क्या होता है। इसे अर्ध बैठी हुई स्थिति, सेमी सिटिंग पोजीशन भी कहा जाता है। फॉलर्स पोजीशन जो है बैठी हुई एक स्थिति होती है, अर्ध बैठी हुई स्थिति होती है, इसे सेमी सिटिंग पोजीशन भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखना कि फॉलर्स पोजीशन को जो है सेमी सिटिंग पोजीशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह एमसीक्यू में पूछा जाता है। इस स्थिति को प्रदान करने के लिए पेशेंट के पलंग के सिर वाले हिस्से को निचले सिरे के साथ लगभग 120 से 135 डिग्री का कोण बनाते हुए उठा दिया जाता है। जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसके हेड वाले का जो हिस्सा होता है, नीचे से 120 से 135 डिग्री का कोण बनाते हुए उठा दिया जाता है। वह सेमी सिटिंग पोजीशन होता है। बॉडी तो सीधा रहता है, बट हेड को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है। यह हमारा सेमी सिटिंग पोजीशन होता है। पेशेंट के सिर, पीठ एवं भुजाओं को पर्याप्त सहारा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त तकियों तथा बैक रेस्ट का उपयोग किया जाता है। फॉलर्स पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट का जो पीठ होता है, उसका जो हेड होता है, उसकी जो भुजा होती है, दोनों हाथ होते हैं, इन सभी को जो सहारा प्रदान के लिए तकिया का प्रयोग किया जाता है। उसके मतलब पीठ में, हेड के नीचे और उसके दोनों हाथ के नीचे जो है तकिया लगा दिया जाता है। तकिया या फिर पीछे जो है बैक रेस्ट लगाया जाता है। ये हमारा फॉलर्स पोजीशन हो गया। आगे हम देखेंगे, यदि पेशेंट अपने पैरों को घुटने पर से ऊपर की ओर मोड़ना चाहे तो घुटने के नीचे नी रेस्ट लगाकर इन्हें सहारा प्रदान किया जाता है। हमने फॉलर्स पोजीशन में देखा, पीठ को सहारा देने के लिए बैक रेस्ट लगाया जाता है, दोनों भुजाओं को सहारा देने के लिए तकिया लगाया जाता है, हेड को सहारा देने के लिए तकिया लगाया जाता है। तो यदि हम नी को मोड़कर ऊपर उठाना चाहते हैं, जैसे नी को मोड़कर हम ऊपर उठाते हैं, तो उसके लिए भी जो है नी रेस्ट लगाया जाता है, जिससे पेशेंट को आरामदायक फील हो। पेशेंट के पलंग के सिर वाले भाग की ऊंचाई को कम या ज़्यादा कर आवश्यकतानुसार पेशेंट को हाई फॉलर्स या सेमी फॉलर पोजीशन की स्थिति प्रदान की जाती है। हाई फॉलर्स, जब पेशेंट का हेड जो है
ज़्यादा उठा हुआ हो तो वो हाई फॉलर्स पोजीशन होता है। जब पेशेंट का हेड उसका आधा उठा हुआ हो तो वो सेमी फॉलर्स पोजीशन होता है। हाई फॉलर्स पोजीशन की स्थिति में पलंग के सिर वाले भाग को 90 डिग्री उठाया जाता है। मैंने अभी बताया हाई फॉलर्स पोजीशन पेशेंट का हेड ज़्यादा उठा हुआ रहता है, 90 डिग्री मतलब सीधा, डायरेक्ट सीधा होता है। जबकि सेमी फॉलर्स पोजीशन की स्थिति में लगभग 25 से 30 डिग्री तक हेड को उठाया जाता है। सेमी फॉलर्स पोजीशन में मात्र 25 से 30 डिग्री तक ही उस पेशेंट के हेड को उठाया जाता है, जबकि हाई फॉलर्स पोजीशन में 90 डिग्री तक उसके हेड को उठाया जाता है। इसका उपयोग फॉलर्स पोजीशन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देखिए। श्वसन कष्ट को कम करने के लिए, यदि किसी पेशेंट को श्वसन कष्ट हो रहा है, रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस पेशेंट को जो हाई फॉलर्स पोजीशन प्रदान करनी चाहिए। उदरीय टाँकों पर से तनाव कम करने के लिए, जब भी हमारे एब्डोमेन में कोई एब्डोमिनल सर्जरी हो रखा हो तो ऐसे टाँका लगा हुआ हो, स्टिच लगा हुआ हो, तो उस पर से जो तनाव कम करने के लिए हम जो फॉलर्स पोजीशन पेशेंट को प्रदान करते हैं। पीठ एवं जांघों की बड़ी पेशियों को शिथिल करने के लिए, पीठ हमारे जहाँ जहाँ बड़े बड़े मसल्स होते हैं उसको जो है शिथिल करने के लिए फॉलर्स पोजीशन प्रदान की जाती है। संक्रमण के स्थानीयकरण में, इन्फेक्शन के स्थानीयकरण में जो है फॉलर्स पोजीशन प्रदान की जाती है। कंट्राइंडिकेशन मतलब कि किस पेशेंट में जो है फॉलर्स पोजीशन नहीं देना चाहिए, तो हम देखेंगे ब्रेन या स्पाइन शल्यक्रिया की स्थिति में। ब्रेन या स्पाइन, हमारा जो ब्रेन है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है पीछे की तरफ, उसमें यदि सर्जरी हो रखा है तो हम पेशेंट को जो फॉलर्स पोजीशन नहीं देंगे। ब्रेन में सर्जरी हो रखा है फिर भी नहीं देंगे, स्पाइनल कॉर्ड में सर्जरी हो रखा हो तो फिर भी हम नहीं देंगे फॉलर्स पोजीशन। इसी को कंट्राइंडिकेशन कहा जाता है। तो हमने देख लिया फॉलर्स पोजीशन क्या होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हल्का और आसान भाषा में मैंने पढ़ाया। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।